नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री शाह के टूर का आज आखिरी दिन है। उन्होंने श्रीनगर में सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करके कहा कि आप लोग अब अपने दिनों के खौफ को अपने दिलों से निकाल दीजिए। कश्मीर अब तरक्की की राह पर है। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के मैं आपके बीच मौजूद हूं। आपसे दिल खोलकर बात करने आया हूं। 70 साल तक यहाँ के युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिला, उन्हें अब बराबरी का अधिकार मिलेगा। इससे पहले उन्होंने यहाँ के लोकप्रिय खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की, माता की आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा भी लगाई। रविवार को शाह ने जम्मू का दौरा किया था, मकवाल बॉर्डर पहुंचे, यहाँ पर लोगों और सैनिकों से बातचीत भी की। उनके साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे। अपने दौरे के दूसरे दिन शाह ने जम्मू में रैली को भी संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में विकास का नया सफर शुरू हुआ है। अब यहाँ किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अब जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। मौसम खराब होने के कारण अमित शाह की रैली का स्थान बदला गया है। अब भगवती नगर की जगह उनकी रैली जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हम ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जिससे एक भी व्यक्ति की जान न जाए। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए निर्माण काम शुरू हुए हैं। जम्मू में 2 साल के अंदर मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। कल हेलीकॉप्टर पॉलिसी की घोषणा हुई। अब जम्मू के हर जिले में हेलीपैड बनाए जाएंगे। तो तमाम विकास के और तमाम वायदे वहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम वादे वहां से किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का माहौल कुछ दिनों से जो जम्मू कश्मीर में बना था, एक डर का, एक भय का माहौल, उस माहौल को कम करने की कोशिश में अमित शाह वहां पहुंचे। अमित शाह ने वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात की, वहां के सेना से मुलाकात की और तमाम बातें उन्होंने सुरक्षा को लेकर के कही। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं लोगों की, किसी की भी जान नहीं जाएगी, पूरा प्रयास रहेगा, किसी भी तरह से कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो पाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के देखना यह है कि क्या वाकई जिस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर के बात कही जा रही है या अमित शाह के द्वारा जो बात कही जा रही है, क्या इतना बेहतरीन कश्मीर की हालात हैं, क्या इतना शांति घाटी में है और क्या ये शांति आगे भी घाटी में बरकरार रह पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष का क्या रवैया है, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो तमाम वायदे किए जा रहे हैं, खास करके जम्मू कश्मीर में, वो कितने सही हैं और उनका कितना कुछ लाभ मिल पाएगा। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा, वरिष्ठ नेता बीजेपी से, अमरदीप त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, अश्विनी हांडा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल अमरदीप सर आपसे है, क्योंकि रक्षा मामलों की जानकारी आप बहुत अच्छे से रखते हैं। सर, जिस तरह से अमित शाह का जो दौरा हुआ और कुछ दिनों से जो घाटी की हालात बने हुए हैं, वहाँ पर लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं और साथ साथ हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। और इसी बीच अब गृह मंत्री का वहाँ पर ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और किस नज़रिए से आप देखते हैं कि कितना कुछ बेहतर हो पाएगा अमित शाह के दौरे के बाद? जब 370 धारा को हटाया गया, उसके बाद अब ये पहला दौरा है अमित शाह जी का। और उसके बाद से काफी दिनों तक काफी शांत माहौल था, एक नॉर्मलेंसी कश्मीर में दिखाई दे रही थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब से अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया है, उसके बाद से अचानक से आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई। और आतंकवादी घटनाएं भी कैसी, पहले क्या होता था, जनरली आतंकवादियों का जो एनकाउंटर होता था वो आर्मी के साथ होता था, यानी कि सुरक्षा बलों के साथ होता था। खाली आर्मी नहीं कहूंगा, जो भी सुरक्षा बल वहां पर डिप्लॉयड है। लेकिन अभी क्या है, बिल्कुल टारगेट किलिंग, यानी कि जो हिंदू लोग हैं या सिख लोग हैं या दूसरे प्रदेशों से वहां पर बिजनेस कर रहे लोग हैं, उनके ऊपर एकदम टारगेट किलिंग किया गया। बेसिकली जो आतंकवादी हैं वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई कश्मीर में नॉर्मलेंसी हम नहीं होने देंगे। लेकिन अब ये जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनका दौरा इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि वो वहां की जनता को और जो वहां पे सुरक्षा बल तैनात हैं उनको एक ये आश्वासन देना चाहते हैं कि वी आर गोइंग टू
take strict action against such type of killing or such type of terrorist acts। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जिस तरह विकास के लिए कश्मीर में पॉलिसी बनाई गई, अभी जैसे आपने ही बताया कि हेलीकॉप्टर हर जिले में हेलीपैड बनाए जाएंगे। उसके अलावा मेट्रो का वहां पे प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, जो अगले 2 साल में वहां पे मेट्रो शुरू हो जाएगी। अभी ट्रेन भी वहां पे चल गई है। कहने का तात्पर्य है कि कश्मीर में विकास की आवश्यकता है, आतंकवाद की नहीं। आप ये देखिए, पिछले 70 सालों में जब से भारत आजाद हुआ है और कश्मीर का विलय भारत में हुआ, तब से लेके आज तक ये 370 धारा के होते हुए भी कौन सी प्रोग्रेस होगी? आतंकवाद के अलावा वहां पे कुछ नहीं मिला। वहां के जो युवा हैं, जिनको देश के जो विकास में भागीदार होना चाहिए था, उनके हाथों में पत्थर, उनके हाथों में AK-47 रही। तो कहने का तात्पर्य है अब वो माहौल बन रहा है, लेकिन ये वो समय है जब हमारी सरकार को, हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है कि इनको जड़ से खत्म कर दें। जो आतंकवाद में लिप्त व्यक्ति हैं, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो, कई बार क्या होता है ना, ओवरग्राउंड वर्कर है, उसके हाथ में तो बंदूक नहीं थी, उसको तो लीनियंसी से थोड़ा सा देखते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। They should be properly prosecuted in the sense कि उनके ऊपर प्रॉपर तो उनको बंद करो, या जो भी सख्त से सख्त सजा उनके खिलाफ हो सकती है वो एक्शन लेने की आवश्यकता है। और आतंकवादियों को तो किसी भी सूरत में उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। They should be shot dead. There should not be any mercy on such people। तो मेरा कहने का तात्पर्य शायद यही मैसेज अमित शाह जो है वहां पे ये दे रहे हैं या देने के लिए गए। बिल्कुल, और ये मैसेज जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे थे, सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इतना बड़ा बदलाव वहां पर किया गया था, जो लोगों को भरोसा दिलाया गया था, वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहा था। गौरव मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जिस तरह से बीजेपी जम्मू कश्मीर को लेकर के तमाम बातें करती है कि उतना बदलाव बीजेपी ने किया, सवाल भी वही उठाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा कि आपने कहा था कि यहाँ सुरक्षाएं बनी रहेंगी, सारी चीज़ें। जब स्थिति ऐसी है कि बॉर्डर से कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर अंदर के लोग ही वो निकल रहे हैं बाहर, तो उनका पूरा खात्मा क्यों नहीं किया जाता? क्यों वहाँ की सेना को एकदम और कुछ दिनों के लिए ऐसी खुली छूट दे देनी चाहिए कि ऑपरेशन आप ऑल आउट चलाइए, जो भी है आप एक बार में सबको खत्म करिए? नहीं, देखिए, ये बहुत लंबी और सतत प्रक्रिया, कॉन्फ्लिक्ट का ही ये नतीजा रहा है कि 40,000 लोग मारे गए हैं। उसमें सिविलियन भी हैं, आतंकवादी भी हैं, हमारे फोर्सेस के भी लोग हैं। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ या 2-4 दिन में नहीं हुआ, ये दशकों से ये चीजें चलती चली आ रही हैं। तो इसको बिल्कुल सिंगल शॉट में समाप्त करना मुझे लगता है कि संभव नहीं है। लेकिन उस दिशा में भारत की सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं। एक तरफ तो विकास के नए कीर्तिमान गढ़ने जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर। जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के विकास की रेखा खींची है, और जितना इन्वेस्टमेंट अभी तक वहां जा चुका है, और 2022 तक, 2024 तक जितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है विकास की दृष्टि से, निश्चित रूप से वहां के लोगों का इससे लाभ होगा, और वहां के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। एक तरफ तो इसका विश्वास है, भरोसा है, और दूसरी तरफ एक कड़ा संदेश भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे युवा हो या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संगठन हो, अगर वहां की शांति व्यवस्था को भंग करेगा या वहां पे निरीह लोगों की टारगेट किलिंग करेगा या किसी प्रकार से भारत से अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम करेगा, तो उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति, किसी भी प्रकार के मुकदमे में जाने की संभावना नहीं है। सिर्फ उसके साथ एक ही अंजाम उसको भुगतना होगा, और वो होगा हमारी सेनाओं का, हमारी फोर्सेस के बुलेट्स वहां तक पहुंचेंगे। ये सीधा संदेश माननीय गृह मंत्री जी का है। और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के प्रति आज स्थापित हुआ है, ये बहुत बड़ा भरोसा है। और एक राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष के सारी संभावनाएं, वो सारे अवसर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी विद्यमान है, उपस्थित है। उसका वो सुविधा ले सकते हैं, उसके मुख्य धारा के साथ जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अब इतिहास को बदलने की आवश्यकता है, और जम्मू कश्मीर उस रास्ते पर निकल पड़ा है, और किसी भी प्रकार की दहशतगर्दी को वहां के लोग
कुचल देंगे आने वाले समय में, ये वहां के लोग ही इसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। गौरव जी, आपने जो बातें कही बहुत अच्छी लगी, सुनने में भी काफी अच्छी लगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है जब आश्वासन, क्या आप सरकार, क्या अमित शाह वहां जाकर ये गारंटी ले सकते हैं, ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि जो दूसरे राज्यों से वहां लोग रह रहे हैं, व्यवसाय के मकसद से रह रहे हैं या कोई अपना छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट नहीं किया जाएगा, हमारे जवानों के शव हमें नहीं देखने को मिलेंगे? क्या इस चीज की आप गारंटी लेंगे? क्योंकि ये पहले भी कहा था कि अब इस तरह का कुछ नहीं होगा, लेकिन स्थिति जो कुछ पिछले 8-10 दिन की जो स्थिति थी वो सेना समझ सकती है, और जिन जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है वो लोग समझ सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर कट्टरपंथ, अलगाववाद और हमारे शत्रु पड़ोसी देश का हमेशा वो शिकार रहा है, वो टारगेटेड क्षेत्र रहा है। तो वहां कई प्रकार की चुनौतियां एक साथ काम करती हैं जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देती हैं। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का संदेश देना ये अपने आप में बहुत बड़ा भरोसा है पूरे देशवासियों के लिए, और वहां पे रह रहे नागरिकों के लिए, साथ ही साथ हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, जिनके हाथ पहले बंधे हुए होते थे, उन पर पत्थर चलाए जाते थे, वो मारे जाते थे, उनकी किलिंग्स होती थी, और उनके लिए एक कंडेम्ड का भी नोट कोई वहां का राजनेता नहीं देता था, कोई राजनीतिक दल नहीं देता था। आज उनके साथ देश का गृह मंत्री खड़ा है, देश की सरकार खड़ी है, देश की जनता खड़ी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, और निश्चित रूप से इस पुराने कैंसर को, इस पुराने बीमारी को, इसकी कीमोथेरेपी में कुछ हो सकता है कि हमारा ब्लड लॉस हो, लेकिन इसका समूल नाश संभव है, और उसी दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। चलिए, अमरदीप सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसा कि हम अपनी सीमाओं को लेकर बात करते हैं कि वहाँ पर अब पहले से बेहतर हालात हो गए हैं, हम मजबूती के साथ वहाँ पर खड़े हैं, और इतना आसान नहीं होता कि कोई अंदर घुस आए, लेकिन फिर इस तरह जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो अभी तक क्या, क्योंकि अगर जो पुराने कुछ नेता थे, अलगाववादी नेता थे, उनको लेकर बात करें तो केंद्र सरकार पहले ही उनको टाइट कर चुकी है, उनको घर में ही बंदी बना के रखा गया या उनको नज़रबंद कर दिया गया, उन पर सख्तियां की गई, उनकी जो फंडिंग्स थी उन पर भी रोक लगा दी गई। फिर इस तरह की ये चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं, ये आतंकवादी अब कहाँ से निकल रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बना है, बॉर्डर की सिक्योरिटी काफी अच्छे से हुई है, सेना अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन फिर भी जो जमीनी बनावट है वो इस तरह की है कि उसको 100% आप फुल प्रूफ नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि हमने उसको सील कर दिया है या वहां से कोई नहीं घुस सकता। छुटपुट आराम से नहीं, मैं कहूंगा इस तरह के रास्ते हैं, इस तरह की वहां की जो टेरेन की कंडीशन है, मौसम की कंडीशन है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स, फिर भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इशू बड़ा है जो वहां पे लोकल जो काम करते हैं, क्योंकि उनको जो क्रॉस करने के बाद जो सपोर्ट मिलती है वो लोकल लोगों से मिलती है। उनको खाना, राशन, उनको छुपने के लिए जगह, उनको रास्ते नहीं पता होते हैं, उनको सब जो मुहैया कराते हैं वो लोकल लोग कराते हैं, जिनको जो या तो वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं और सो कॉल्ड जो हम एक नॉर्मल भाषा में OGW, ओवरग्राउंड वर्कर बोलते हैं। तो हमें उनको पकड़ना बहुत आवश्यक है। उसके लिए जो आम जनता है उसका सहयोग होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस जो निचले लेवल पे काम करे, और उन लोगों को जो एक नॉर्मल दिखाई देते हैं, वो कोई बंदूक लेके नहीं चलते हैं या उनके पास कुछ इस तरह की पहचान नहीं होती है कि जिसको हम ये कह सके कि वो आतंकवादी से जुड़ा हुआ है। वो गुपचुप तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं, उनको कम्युनिकेशन उपलब्ध कराते हैं, उनको रास्ते बताते हैं, उनको फौज के बारे में छोटी छोटी खबरें देते हैं। तो उनको खत्म करने की आवश्यकता है। रही बात अलगाववादी नेताओं की, ठीक है, उनको काफी लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो फारूक अब्दुल्ला है वो अभी तो शायद चुप नहीं बैठे, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट अभी जो सवाल उठाते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि 370 हटाने के बाद ऐसा हो जाएगा। ये हुआ, शांति तो आई थी, नॉर्मलेंसी की तरफ देश कश्मीर बढ़ रहा है, लेकिन जो ये टारगेट खेलेंगे इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स कि वो लोग इस जो शांति को, इस विकास के रास्ते को नहीं बढ़ने देना चाहते, वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते।
370 का सवाल नहीं है, 370 तो पिछले 70 साल से थी। तो क्या अचीव कर दिया? व्हाट वी हैव अचीव एक्सेप्ट कश्मीर को बर्बादी की तरफ ले जाने के। तो कहने का तात्पर्य 370 के हटने से काफी फर्क पड़ा है जम्मू एंड कश्मीर में। हाँ, अब ये थोड़ी सी सख्ती की और आवश्यकता है, क्योंकि अभी जिससे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, जो आतंकवादी हैं वो भी नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन के, या हथियारों को सप्लाई करने के, ड्रग्स को सप्लाई करने के, है ना, ड्रोन के जरिए वो कर रहे हैं, और बहुत सारे रास्ते वो ढूंढ रहे हैं। कश्मीर से नहीं इन्फिल्ट्रेट हो रहे तो नेपाल के रास्ते और बहुत सारे रास्तों से वो घुस के कश्मीर में वो काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो मैंने बताया ओवरग्राउंड वर्कर या जिनको स्लीपिंग सेल या इस तरह के बहुत सारे नाम, उनको टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और जो युवा हैं उनको शिक्षित करके उनको देश के विकास में लगाने की आवश्यकता है, न कि उन्हें पत्थरबाजी के लिए या आंदोलन चला दो, जरा सा कुछ हो जाए तो धरना प्रदर्शन। मतलब एक धरना प्रदर्शन तो ऐसे रूटीन बन गया, और धरना प्रदर्शन क्या, वो बाद में हिंसक रूप ले लेना, यानी पथराव कर देना, फौज के ऊपर पथराव करना, गवर्नमेंट मशीनरी को तोड़फोड़ करना, इस तरह की उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और उसमें सबसे पहले जो अभी रिलीज भी कर दिए गवर्नमेंट ने, जो अलगाववादी नेता, उनको रिलीज करने की आवश्यकता नहीं है। दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार, और टिल डेथ मैं तो कहता हूँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको डाल के बंद कर दो और खत्म होने दो, क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे तो नई जनरेशन, नई फौज बहुत अच्छे से उठ के आएगी, बहुत अच्छे से इस देश के विकास में भागीदारी करेगी। अमरदीप सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी कुछ ही दिनों पहले यूएई ने कहा है कि वो हालांकि हमारे भारत सरकार के मंत्री ने ये साफ तौर पर कहा, पीयूष गोयल ने, कि यूएई कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहता है और एक बड़ा इन्वेस्ट करना चाहता है। तो क्या लगता है यूएई किस तरह का इन्वेस्ट वहाँ पर करने की इच्छा जता रहा है, और कितना उससे कुछ बेहतरी काम वहाँ पर हो पाएंगे और एक माहौल अच्छा बन पाएगा? देखिए, विकास के लिए इन्वेस्टमेंट की तो आवश्यकता होती है। अब चाहे वो हम यूएई करे या अमेरिका करे या रशिया करे या भारत खुद करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पैसों की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। बहुत दूर दराज तक लोग जो है वो पीड़ित होते हैं, उनको सहूलियतें नहीं होती हैं। जैसे अभी हेलीकॉप्टर सुविधा है, सपोज हम हर शहर में या छोटे छोटे कस्बों में हेलीपैड बना देते तो, या मेडिकल सुविधाएं वहीं पे उपलब्ध करा देते, तो वो वहाँ के लोगों के लिए आसान हो जाएगा, वहां से वो आराम से अपना उन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो वो यूएई से यदि यूएई इन्वेस्ट करना चाहता है तो करे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बट अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो है भारत सरकार को रखनी चाहिए। पहले ये भी सोचना चाहिए कि यूएई का क्या इंटरेस्ट है, व्हाई दे वांट टू इन्वेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली। इफ दे आर प्लानिंग दे शुड गिव इट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ इन्वेस्टमेंट है तो कहीं भी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करे कि कहाँ पे क्या करना है। पर्टिकुलरली कश्मीर में इन्वेस्ट करना है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनके पीछे पर्टिकुलर कश्मीर के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। सर, मैं एक वो पढ़ रहा था इसी को लेकर के, यूएई के इन्वेस्टमेंट को लेकर, और उससे पहले तमाम जो हरकतें हुई, जिस तरह से हत्याएं हुई, जो टारगेट किलिंग हुई कि पूछ कर कहाँ से हो, क्या हो, बाहर के हो और मार दिया। उसी में एक ने कमेंट किया था, एक व्यक्ति ने, वो पूछ रहा था कि क्यों ना इजराइल को जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा काम दिया जाए या वहाँ से इन्वेस्ट कराया जाए तो वो खुद आकर के यहाँ पर अपना काम करें, जिससे कि हालात बेहतर हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है। हमारी आर्मी, हमारी सुरक्षा बल कॉम्पिटेंट हैं सुरक्षा देने में लोगों को। ऐसा कुछ नहीं कि इजराइल आके कुछ चमत्कार कर देगा। हमारी आर्मी अपना काम कर रही है, हमारी जो भी सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट जॉब। बट द थिंग इज कि हम एक एक व्यक्ति के पीछे एक एक सोल्जर नहीं खड़ा कर सकते। उसके लिए मैंने पहले भी कई बार कहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है कि हमें उस एरिया को सैनिटाइज करना है। उस एरिया में ऐसे कौन लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और जो आतंकवादियों के या अलगाववादियों के सपोर्टर हैं। और जैसे भी हमें कोई शक या कोई भी हमें ऐसा प्रूफ मिलता है कि सो एंड सो इज इन्वॉल्व, दे शुड बी सॉर्टेड आउट। उनको तुरंत उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, बिकॉज लोकल लोगों की शह के बिना कोई भी आतंकवादी किसी भी माइनॉरिटी को या किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे वो सुरक्षा बल हो। उसमें कहीं ना कहीं
लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, जरूर होता है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें इजराइल को दे दें, इजराइल आ जाए कि आके यहाँ पे ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से तो कुछ आवश्यकता है नहीं। अमरदीप सर, जिस तरह से आपने कहा कि जो वहाँ के लोकल हैं, जो उन लोगों को पनाह दे रहे हैं, पनाहगार हैं, या इनकी मानसिकता ऐसी है, इन इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह की मानसिकता में बदलाव कैसे होगा? क्योंकि इन लोगों के अंदर जो सारी चीज़ें भरी हैं कि उनको किस तरह से उनको तैयार किया गया है, तभी नहीं, वो इस उनको तो पैक कर देना चाहिए, उनको तो पैक करके जेल में बैठा देना चाहिए। उनके तो सारा कुछ, उनका कुछ वो नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट बी ओपन एंड दे शुड नॉट बी इन कम्युनिकेशन विद एनीबॉडी, और इफ रिक्वायर्ड दे शुड बी टेकन टू द मतलब जेल में डालो, उनको मेरी तरफ से फांसी लगाओ, चाहे वो उनको कुछ भी करो, लेकिन दे शुड नॉट बी अलाउ इन पब्लिक। वो कितने भी माफीनामे दे दे कि आगे से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, उनमें सुधार नहीं हो सकता है। उनको या तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कैंप टाइप से या कोई भी कैंपिंग करके उनको वहां पे एक जगह रख दें, और दे शुड नॉट बी हैविंग एनी कम्युनिकेशन विद एनीबॉडी। क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक हम आम लोगों से अलग नहीं करेंगे, ये स्प्रेड करते रहेंगे। वो कैंसर है, कैंसर सेल्स को जैसे काट के अलग कर दिया जाता है और वो बाकियों में स्प्रेड नहीं होता है, तो उसी तरह इनको सेपरेट करना पड़ेगा। इनको आइडेंटिफाई करके इनको चाहे तो किसी कैंप में रखो, जेल में रखो, कहीं भी रखो, बट दे शुड बी, और दे शुड बी एलिमिनेटेड। दे शुड नॉट बी विद द सोसाइटी, बिकॉज वो सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं पहुंचाया उन्होंने, कश्मीर का आज तक नुकसान ही किया है, कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि पंडितों को भगा के भी उन्होंने क्या अचीव कर लिया। उनके अपने लोग नहीं मरे हैं, जो वहां के जो उनको सपोर्ट करने वाले वो भी मर रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने कश्मीर का नुकसान किया। जो ये कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग को नर्क में तब्दील किया है। तो ऐसे लोगों को अलग करना बहुत बिल्कुल, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता भी है। अश्विनी हंडा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। अश्विनी जी, जिस तरह से अभी विगत दिनों से जो पूरे घाटी में माहौल बना है, चूंकि आप जम्मू से ही बिलोंग करते हैं, पूरा माहौल इतना खराब था। अब गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं, 3 दिन का उनका दौरा, आज उनका दौरे का आखिरी दिन है। वहां के लोगों से, स्थानीय लोगों से उन्होंने बात की, उन्हें भरोसा दिलाया, सेना से बात की। क्या लगता है कितना बेहतरीन ये काम हो सकता है, कितना बेहतरीन इस कदम को माना जाए? अवस्थी जी, सबसे पहले बात तो मैं ये कहूंगा कि गृह मंत्री से जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी कि वो यहाँ पे आके लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर वो उनको एक भरोसा दिला पाते। लेकिन उसके लिए जरूरी है यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने का, और गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर में आना और पॉलिटिकल पार्टियों से बात नहीं करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका ये निजी दौरा, इसको मैं बोलूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसके संदर्भ में अगर ये पॉलिटिकल पार्टियों से बात करते और आगे की रणनीति तय करते, पॉलिटिकल जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो क्या ये मान लें कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस तरह की गतिविधियां करवा रही हैं? नहीं, पॉलिटिकल गतिविधियां नहीं करवा रही हैं, लेकिन हालात तो खराब हुए हैं ना सर। ये तो सामने सार्वजनिक है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से पोलराइजेशन हो गया है कश्मीर के अंदर, वो उसकी जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की है, क्योंकि गृह मंत्री पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया है, लोगों से बैठकर बात की है, लोगों से कहा है मैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के आपके बीच में बैठा हूं, सुरक्षा रहेगी, आप भरोसा रखिए। आप उनको, मैं यहाँ से बोलूंगा कि आप गृह मंत्री जी डल लेक पे बिना सुरक्षा के चल के बताएं तो लोगों को सुरक्षा मिलेगी ना। अगर आप 200 बॉडीगार्ड लेके साथ में एनएसजी जी के बोन्सर लेके आप अगर बोलेंगे कि मैं बुलेट प्रूफ में नहीं हूं, तो इससे लोगों को भरोसा नहीं बैठता है। लोगों को भरोसा चाहिए, जो आपने भरोसा दिखाया, आपने कश्मीरी पंडितों को जो वहां से विस्थापित हुए हैं अभी, और जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए आपने क्या भरोसा दिलाया? क्या आपने उनको कोई नीति बनाई है? क्या कोई योजना बनाई है? ये कहना कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप भी आओ,
किसके भरोसे पे जाएंगे? मुझे ये बताइए कि कश्मीर में वो लोग जो विस्थापित हो चुके हैं, जो प्रवासी मजदूर वापस लौट गए हैं, वो किस भरोसे पे कश्मीर वापस जाएंगे? और कश्मीर की डेवलपमेंट कैसे हो पाएगी जब तक वहां पे प्रवासी नहीं है, जब तक वहां पे मजदूर नहीं है? तो ये कहना कि आप वापस जाओ, आप अपनी सुरक्षा के खुद जिम्मेवार होगे, ये तो वो वाली बात होगी कि सवारी अपने सम्मान की खुद जिम्मेवार होगी। ऐसा नहीं, गृह मंत्री जी को जो है वो इस पे पुख्ता नीति अपनानी चाहिए। कोई योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे ये लगे कि लोगों को कि हाँ, हम सुरक्षित हाथों में हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है। लेकिन इतना कह देना कि आप आओ और वहां पे जाओ, ये जो है वो इससे कोई भरोसा नहीं आने वाला है। चलिए गौरव जी, अश्विनी जी, अमरदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बेहतरीन जानकारी देने के लिए, और बड़ी दिलचस्प बातें आपने बताई, जो कि अब कश्मीर के हालात बेहतर करने हैं और ये वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको खुद करने होंगे, उनके लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी दौरे को लेकर अमित शाह वहाँ पहुँचे, अमित शाह स्थानीय लोगों से मिले, सेना से मिले, भरोसा दिलाया। देखना होगा कि आगे और कितनी बेहतरी कश्मीर की हो पाती है, या फिर हालात यूं ही बने रहेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।